हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बंगाल में चुनाव तारीखों के ऐलान के दिन ही झड़पों की शुरुआत हो गई है। आरोप यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक गोदाम में घुसकर बीजेपी की प्रचार वैन में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठा दिया कि ऐसे में भला निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि ये सारी चीजें प्लान्ड है। अभी तक 6 चरणों में चुनाव होते हैं, लेकिन अब 8 चरणों में। और इस बीच खड़ापारा इलाके में तोड़फोड़ की खबरें, कई कीमती सामान वहां से चोरी किए गए हैं। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है तोड़फोड़ हुई है। सीसीटीवी में सारी तस्वीरें कैद। और इस बीच आरोप सीधे बीजेपी ने लगाया कि भला इस तरह के हालात में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं। टीएमसी के निशाने पर बीजेपी की प्रचार वैन, जिसमें तोड़फोड़ की, गोदाम में घुसकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की, ये वो तस्वीरें, सीसीटीवी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और अब बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि ऐसे माहौल में निष्पक्ष चुनाव कैसे मुमकिन होगा। बीजेपी ने सीधे टीएमसी पर आरोप लगाया है तोड़फोड़ का। तारीखों के ऐलान के साथ ही अब टकराव शुरू हो गया है बंगाल में। अनुपम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, सीधा आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर और सवाल निष्पक्ष चुनावों को लेकर। अब जी बिल्कुल, कल रात की ये घटना है। फूल बागान में कादापाड़ा इलाका है जहां पर बीजेपी का गोदाम है। और 2 दिन पहले जेपी नड्डा ने जिन एलईडी रथों का शुभारंभ किया था, उद्घाटन किया था, उनमें से बहुत सारे रथ वहां पर रखे हुए थे। इन रथों को 294 विधानसभा जो क्षेत्र हैं वहां पर घुमाना था। लेकिन कल रात कुछ अज्ञात हमलावर यहां पर दिख रहे हैं, काफी संख्या में। वो घुस आए, गेट खुला हुआ था, घुस आए और अंदर आकर तोड़फोड़ की है, डैमेज किया है। और जो आरोप है कि जो एलईडी स्क्रीन लगे हुए थे उनको भी वो निकाल कर ले गए। तो ऐसे में बीजेपी ने साफ तौर पर इशारा किया है और आरोप लगाया है टीएमसी पर, टीएमसी के गुंडों पर। हालांकि अभी तक टीएमसी की प्रतिक्रिया नहीं मिली है, पर निश्चित तौर पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनको उनकी पहचान के लिए जांच जरूर होनी चाहिए कि इस तरह का काम किसने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि नजरा बना रखिए। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो चुनाव की डेट का ऐलान हो गया है। ममता बनर्जी ने पहला हमला कर भी दिया है। क्या मतदान को 8 चरणों में बांटने के पीछे कोई सियासी एजेंडा है, या फिर बंगाल की हाई प्रोफाइल लड़ाई को देखते हुए ऐसा किया गया है? ममता के आरोप और बंगाल के सियासी समीकरण, एक एक डिटेल हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ 2021 की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई के अखाड़े में सबसे बड़े योद्धाओं में आर पार का खेल शुरू हो गया। ये लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की नहीं, बंगाल की ये सियासी लड़ाई नरेंद्र मोदी और शाह की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बंगाल की ये लड़ाई ममता बनर्जी के सियासी अस्तित्व की लड़ाई है। ये लड़ाई सिद्धांतों और पार्टी के विचारों की लड़ाई है। सीधे मुकाबले में चुनाव से पहले अपने अपने दावे हैं। ये परिवर्तन वोटों में या सीटों में कितना परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप तो टीम को टारगेट देकर खिलाने वाले कप्तान हैं। देखिए, अभी शुरुआत है। आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। एज द चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड आपके हिसाब से आपकी कितनी सीटें आएंगी इस इलेक्शन? My level of confidence is 110%, and कितना सीट आएगा वो हम आपको नहीं बोलेंगे कि इसी के लिए कि हमको इतना दिन 2 टर्म में जितना सीट मिला इससे ज्यादा तो जरूर आएंगे, और 221 का कम नहीं होगा। शाह अपनी भविष्यवाणी के पीछे अतीत के आंकड़ों को गिना रहे हैं, तो सीधी टक्कर में ममता अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बंगाल की धरती से निकला जनादेश एक राज्य का मत होगा
जो 2024 में होने वाली सियासी महाभारत का ट्रेलर भी होगा। इसे आप यूं समझिए, मोदी शाह जैसे सियासी योद्धाओं को ममता बनर्जी सीधी टक्कर दे रही हैं, वो भी अकेले। सड़कों पर बड़े संघर्ष से खुद को सियासत में स्थापित करने वाली ममता को मोदी लहर को रोकना है। 2019 के नतीजों से उत्साहित मोदी और शाह की जोड़ी को रोककर ममता खुद को सियासत की सबसे बड़ी खिलाड़ी साबित कर सकती है। 10 साल के शासन में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, लेकिन ममता अपनी लोकप्रियता साबित करके हैट्रिक लगा सकती है। ममता अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करने वाली नेताओं में है और उनके विचार पर मुहर लगेगी। ममता पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है और इस चुनाव में ममता की जीत उनकी सेक्युलर इमेज को और भी मजबूत कर देगी। 2021 का यही चुनाव ममता के राजनीतिक सफर में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि बंगाल से ममता के लिए विपक्ष के सबसे सर्वमान्य नेता के रूप में उभरने का मौका मिलेगा, जो 2024 में बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक वोटों से 2011 और 2016 का चुनाव जीता। बंगाल की जनता ने ममता पर आंख बंद करके भरोसा किया। ममता ने मोदी लहर को बंगाल के बॉर्डर पर 2014 लोकसभा और 2016 विधानसभा चुनाव में रोक दिया, लेकिन 2019 में पहले से ज्यादा वोट शेयर के बावजूद बीजेपी ने बंगाल में अप्रत्याशित जीत दर्ज की। अब बीजेपी 2021 में बंगाल से ममता राज का द एंड करने का दम भर रही है। मोदी, शाह और नड्डा बंगाल में परिवर्तन के लिए पसीना बहा रहे हैं। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1952 में हुए बंगाल असेंबली इलेक्शन में 9 सीटों पर विजय पाई। तब से लेकर अब तक बंगाल में सरकार बनाना बीजेपी के एजेंडे में है, जो 2021 में बीजेपी पूरा करना चाहती है। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी और शाह की जोड़ी 2014 से बंगाल पर पूरा फोकस कर रही है। बंगाल को मोदी और शाह ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, क्योंकि विरोध के सबसे मुखर आवाज ममता बनर्जी है। बंगाल में ममता के तुष्टीकरण को हिंदुत्व से बैलेंस करने का मौका है। ममता सीएए के खिलाफ बोलती आई हैं और अगर उन्हीं के राज में बीजेपी जीत गई तो इसे रेफरेंडम की तरह पूरे देश में पेश करेगी। बीजेपी बंगाल में जीत को अपने राष्ट्रवाद की जीत के तौर पर देखेगी और 2024 में बंगाल से आने वाले सियासी खतरे को 2021 में ही रोक देगी। बीजेपी के मिशन बंगाल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी 3 बार बंगाल का दौरा कर चुके हैं, जबकि अमित शाह 4 बार। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि मोदी ने बिहार चुनाव के बाद ही विजय संबोधन में बंगाल का चुनावी अभियान शुरू कर दिया था। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सबसे आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। सियासी बिसात उसी वक्त बिछ गई थी जिस पर अब चाल चली जा रही है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा से लेकर सोनार बांग्ला के द्वारा चुनाव अभियान में है, लेकिन चुनावी युद्ध में शब्दों के बाण सीधे सीधे ममता बनाम मोदी शाह को टारगेट कर चलाए जा रहे हैं। তাই বলে যায় নরেন্দ্র মোদীজি আর আপনার দানব বন্ধুজি এবং সাথে যারা আছে খুচরো খাচরা বড্ড বেশি কথা বলছেন, আর একটু বলে যান, 2 মাস একটু সহ্য করতে হবে, তারপরে দেখব কার কত জোর। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन, बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके, जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। 5টা রাজ্যের ইলেকশন অ্যানাউন্স করেছে। বাংলায় 294টা সিট,
8টা ফেজে ইলেকশন কেন? কাকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য? একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission will have a highest regards. Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? बंगाल में प्रचंड सियासी युद्ध के पीछे सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं, सियासी सीटों की भी लड़ाई है। इसे यूं समझिए, विधानसभा की 294 सीट, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16 सीट। यानी बंगाल का जनादेश सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है। बंगाल के परिणाम राष्ट्रीय राजनीति के खेल भी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। चुनाव के दौरान कौन कौन से फैक्टर्स बंगाल में काम करेंगे? चुनावी अखाड़े में उतरे खिलाड़ियों के दांव और पेच कैसे कैसे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आसोल परिवर्तन लाना है, यहाँ पूर पहाड़ से कमल खिलाना है। এই খেলা দেখেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এদেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। আর নয় অন্যায়, আর নয় অন্যায়, আমরা আসল পরিবর্তন চাই। বাংলা শাসন করবে না, বাংলা শাসন করবে। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না। ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और लाखों सोनार बांग्ला का बनाएंगे। मोदी जी ने जो पैसा भेजा ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। बंगाल की चुनावी रेस में सबसे आगे कौन होगा, फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले कौन पार करेगा? एक दो नहीं, सियासी रेस में चेहरे कई हैं, लेकिन हार और जीत की लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी में है, यानी ममता बनर्जी और मोदी शाह की टीम। सबसे पहले आप बंगाल चुनाव में दौड़ रही टीमों को समझिए। पहली टीम ममता बनर्जी यानी टीएमसी, दूसरी टीम बीजेपी यानी मोदी टीम, तीसरी टीम लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी की इस गठबंधन से वार्ता चल रही है सीटों को लेकर। चौथी टीम ओवैसी यानी AIMIM। संभावना यह है कि अब्बास सिद्दीकी की बात कांग्रेस लेफ्ट से नहीं बनी तो वो ओवैसी के साथ आ सकते हैं। सियासी रेस में ये टीमें अपना पूरा दमखम लगा रही हैं, लेकिन चुनावी मुद्दे क्या हैं, ये फैक्टर भी समझिए। जय श्री राम का नारा, बंगाली अस्मिता, बंगाल की बेटी, बुआ भतीजा, कटमनी, CA, मुस्लिम तुष्टीकरण। अब तक जुबानी जंग में यही शब्द बंगाल में गूंज रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जय श्री राम का नारा बन गया है। देखिए, हमने बोला हर धर्म का अपन अपन का राय है, इसको हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम जब फेस्टिवल करते हैं ये यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। अब दीदी नहीं है बोलने में, मुझे दिक्कत नहीं है, चिढ़ेगी नहीं। टीवी पर मुझे मालूम नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना। और जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। अगर ये धार्मिक नारा होता तो मैं बंगाल की जनता की नस नस को जानता हूं, कभी स्वीकृति ना आती। जय श्री राम प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ का, तुष्टीकरण के खिलाफ का। अगर आपको बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा निकालने के लिए हाईकोर्ट के द्वार खटखटाने पड़ेंगे, बच्चे वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा नहीं कर पाएंगे। 2019 के चुनावों में बीजेपी को 40% वोट शेयर मिला, लेकिन टीएमसी का 43% रहा। वोट शेयर और सीट के मामले में टीएमसी भारी रही। 2016 में भी
टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था। इस हिसाब से टीएमसी सबसे आगे है। लेकिन 2021 में टीएमसी की ताकत और कमजोरी के बारे में बताते हैं। टीएमसी की ताकत, ममता बनर्जी का चेहरा, जीत का ट्रैक रिकॉर्ड, मोदी लहर को रोका, हर बूथ पर वर्कर, सेक्युलर चेहरा, आक्रामक प्रचार, मुस्लिम वोटरों की पसंद, वोटरों पर जमीनी पकड़। टीएमसी की कमजोरी, सत्ता विरोधी लहर, हिंसा के आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण, पार्टी के अंदर फूट, नेताओं का दल छोड़ना, परिवारवाद के आरोप, भतीजे की कार्यशैली। टीएमसी की सीधी टक्कर बीजेपी से है, जहां मोदी समेत पूरी टीम प्रचार कर रही है। पार्टी प्रेसिडेंट से लेकर केंद्रीय मंत्री तक रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में बीजेपी के फेवर में क्या है, ये समझिए। बीजेपी की ताकत, मोदी शाह का चेहरा, 2019 का प्रदर्शन, चुनावी अभियान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत, राष्ट्रवादी इमेज, हिंदुत्व का प्रचार, घुसपैठ विरोधी। बीजेपी की कमजोरी, स्थानीय चेहरे नहीं, जमीनी वर्कर की कमी, आयातित नेताओं के भरोसे, बाहरी का आरोप, हिंदी हार्टलैंड की पार्टी, एंटी मुस्लिम इमेज। बंगाल में चुनावी लड़ाई इन दो पार्टियों के बीच होगी, लेकिन जीत और हार में बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं दो कैरेक्टर, यानी ओवैसी और मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी। ओवैसी की ताकत, मुस्लिम नेता का चेहरा, शानदार वक्ता, मुस्लिम में मजबूत पकड़, 1 साल की मेहनत, अब्बास सिद्दीकी का समर्थन, बीजेपी विरोधी इमेज, बिहार में अच्छा प्रदर्शन, उर्दू भाषी मुस्लिमों का साथ। ओवैसी की कमजोरी, बंगाल में पार्टी कैडर नहीं, मजबूत संगठन नहीं, मुस्लिम सीटों तक सीमित, मुस्लिम वोटों में बंटवारा, वोटों का ध्रुवीकरण, बंगाली भाषी मुस्लिमों में बैठ नहीं। आपने सियासी अखाड़े में ओवैसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखी, और आपको फुरफुरा शरीफ से पीरजादा का फैक्टर बताते हैं, जो नई पार्टी बनाकर टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी की ताकत, बड़े मुस्लिम धर्मगुरु, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा, हजारों मस्जिदों पर कंट्रोल, 60 से ज्यादा रैलियां की, एंटी सीए का चेहरा, मुस्लिम सीटों पर पकड़, ओवैसी का समर्थन। अब्बास सिद्दीकी की कमजोरी, घर के अंदर विरोध, मुस्लिम वोट में बंटवारा, चुनाव में ध्रुवीकरण, राजनीतिक अनुभव नहीं, चंद दिन पुरानी पार्टी, विकल्प जैसी शक्ति नहीं। इंडियन सेकुलर फ्रंट के मुखिया अब्बास सिद्दीकी अभी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जाएंगे या फिर ओवैसी के साथ क्लियर नहीं है, लेकिन ममता के मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाएंगे ये पक्का है। अब आपको बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के बारे में बताते हैं। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की ताकत, बंगाल के हर बूथ पर वर्कर, हिंदू मुस्लिम वोटों पर पकड़, जमीनी नेताओं की कमी नहीं, सेकुलर राजनीति के समर्थक। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की कमजोरी, बड़े चेहरे का अभाव, पार्टी कैडर का मोहभंग, वोटरों को विश्वास कम, चुनावी रणनीति कमजोर। बंगाल में 70% हिंदू वोटर हैं, जबकि 30% मुस्लिम। पिछला 4 चुनाव ममता दीदी हिंदू मुस्लिम वोटों के दम पर जीती थी, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट में ओवैसी और अब्बास की जोड़ी सेंध लगा सकती है, जबकि हिंदू वोट में मोदी और शाह की जोड़ी। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।